हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे साइंस से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी क्लोरोप्लास्ट, डी पाचन। तो इसका आंसर होगा ए पोषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल और कार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? परपोषण, मृत पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण। तो इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल और कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन, डी होलोजोइक पोषण। तो इसका आंसर होगा थर्ड का बी, उसे बोलते हैं परपोषी पोषण, या बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृत पोषी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का डी, उसको बोलते हैं मृत पोषी पोषण या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, डैश कहलाता है? मृत पोषी पोषण या परजीवी पोषण, होलोजोइक पोषण, स्वपोषी पोषण। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का बी, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, कहलाता है। तो कहलाता है, क्या कहलाता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो 6 का आंसर होगा सी, वैसा कहलाता है होलोजोइक पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 7, हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज़ैंथोफिल्स, रंध्र, स्टोमेटा, प्रकाश संश्लेषण, डी क्लोरोप्लास्ट। तो 7 का आंसर होगा सी, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को कहते हैं, सिर्फ पौधे खाने वाले पशु को क्या कहते हैं? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई? तो सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को शाकाहारी कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, आत्मसात करना, एसिमिलेशन, अंतर्ग्रहण करना, इंजेशन, विसर्जन करना, एक्सेशन। तो इसका आंसर होगा 9th का आंसर होगा सी, तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण या इंजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त छोटे भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, कहलाती है? क्या कहलाता है? पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, आत्मसात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, उसे कहलाता है डाइजेशन इज पाचन।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो पकड़ना है। तो आप इसमें देखते हैं, रोएंटजन एक्सरे का आविष्कार किया था इसने, तो ये सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये भी सही है। फैराडे ने गैस का प्रसार का नियम दिया है, इस पर आप विचार करिए। और डी नंबर है पास्चर ने जो जीवाणुओं का अध्ययन से है। तो ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन आंसर जो इसका होगा सी गलत है। फैराडे ने गैस से कोई संबंधित कोई गैस का प्रसार का लाभ नहीं दिया है। तो आंसर होगा सी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज वैज्ञानिक कोपरनिकस, जेम्स आर्कराइट, मार्कोनी, जे केपलर। तो 12 का आंसर होगा इसका खोज कोपरनिकस ने किया था। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? ए मेघनाथ साहा ने, डी रदरफोर्ड ने, हरगोविंद खुराना ने, डी ओप्रेने ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी। कृत्रिम जीन का जो निर्माण है हरगोविंद खुराना ने किया था। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। यह प्रथम भारतीय है जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। चेचक के टीके की खोज की थी, किसने किया था चेचक के टीके की खोज? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रास, जेम्स चैडविक, लुइस पास्चर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो चेचक के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवन के रासायनिक विकास को सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने, डार्विन ने, ओप्रेन ने, विलियम कॉक्सटन। तो 15 का आंसर होगा सी, ओप्रेन ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, लुई ब्रेल, एल्मर एस्प्रे ने, जोसेफ लिस्टर। तो रक्त परिसंचरण की सिद्धांत की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन को चूज करना है। माइक्रोवेव ओवन, चार्ल्स व्हीटस्टोन। ऑप्शन नंबर बी, एलसीडी, हाफमैन ला रोचे, पोजिट्रॉन, कार्ल डी एंडरसन। प्रेशर कुकर, अलेक्जेंडर ट्विनिंग। तो ये आविष्कार और आविष्कारक हैं, तो इसमें कौन सा गलत है? तो 17 नंबर। तो ये जो गलत है ये है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का आविष्कार अलेक्जेंडर ट्विनिंग ने नहीं किया था, बाकी सभी सही है। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। एलसीडी का हाफमैन ला रोचे ने, पोजिट्रॉन का कार्ल डी एंडरसन ने। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किससे थी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा ए अल्फ्रेड वेगनर, बी एडमंड बैकरल, सी लुसिपस, डी थॉमस कीबल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी, एडमंड बैकरल ने। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी जॉन बर्डन, सी मैक्स प्लांक, डी अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने किया या किसने की थी? फ्रांसीसी सरकार, भारत सरकार, यूरोपियन शासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर होगा मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत फ्रांसीसी ने किया था। नेक्स्ट, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था, किसने किया था? वाटरमैन, ऑस्कर विल्सन, लाजलो बायरो। तो 21 का आंसर होगा डी। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार लाजलो बायरो ने किया था। लॉगरिदम सारणी की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जॉन नेपियर, पॉल इलरिच,
A.G. बेल। तो 22 का आंसर होगा बी, लॉगरिदम सारणी का खोज जॉन नेपियर ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी? मिस्र के लोगों ने, यूनानियों ने, भारतीयों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आंसर होगा सी, भारतीयों ने शून्य की खोज किया था, आर्यभट्ट ने। वायुयान का आविष्कार किया था किसने? राइट ब्रदर्स ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन डगलस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर होगा ए। तो वायुयान का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्न में से किससे है? साइकिल, गति, कैलकुलेटर, विद्युत। तो ब्लेज पास्कल का सिद्धांत जो है 25 का आंसर होगा सी, कैलकुलेटर से है। पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जगदीश चंद्र बोस ने, लुईस पास्चर ने, डार्विन ने। तो 26 का आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, टेलीफोन के आविष्कारक थे आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक, जॉन नेपियर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का जो आविष्कारक थे वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश के वेग का सबसे पहला मापा था, यानी प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने, थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स वाट, फेराडे। तो 28 का आंसर होगा ए, सबसे पहले प्रकाश को रोमर ने मापा था। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था किसने किया था? न्यूटन ने, फ़ारेनहाइट ने, लुईस पास्चर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर होगा बी। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, विलियम हार्वे ने, प्रिस्टिले ने, गैलीलियो ने। तो ऑक्सीजन की खोज किया था 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रिस्टिले ने। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर पैमाना, बी, आमीटर, सी, हाइटोमीटर, डी, ओमीटर। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ए, रिक्टर पैमाना। फाइडोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है नसों के अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए, सूर्य की आभा मंडल, कोरोना का अवलोकन एवं समय समय पर चित्र खींचने के लिए। तो 33 का आंसर होगा डी, यह जो है सूर्य की आभा मंडल कोरोना का अवलोकन करने एवं समय समय पर चित्र खींचने के लिए। किसका? तो कोरोनोग्राफ। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, यह उत्पादक अंगों से संबंधित विज्ञान है, यह खुशी और दर्द से संबंधित विज्ञान है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आंसर होगा ए, यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, इसे कहते हैं वायु गतिकी। ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोलॉजी भोजन का अध्ययन है, फलों का अध्ययन है, काई और हेपेटिक्स का अध्ययन है, छलनों का अध्ययन है। तो 35 का आंसर होगा सी, काई और हेपेटिक्स का अध्ययन को क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? हाथ, पैर, धूमकेतु, खोपड़ी। तो कायरोलॉजी का अध्ययन जो है यह हाथ के अध्ययन को कायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पहेली, ग्रंथियां, एंजाइम, बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी। तो एंटेमोलॉजी जो है 37 का आंसर होगा डी, बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी उसको कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए, जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स, जियोपोनिक्स, जियोगोनी। तो इसका आंसर होगा जियोटेक्निक्स। जियोटेक्निक्स कहलाता है पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि को।
अध्ययन। थैलोसोग्राफी किससे संबंधित विज्ञान है? थैलोसोग्राफी समुद्र जानवरों के उत्तक नमी ऊंचाई की माप। तो 39 का आंसर होगा ए। थैलोसोग्राफी जो है यह समुद्र से संबंधित विज्ञान। टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? टोपोलॉजी स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन, बाल और उसके विकारों का अध्ययन, चंद्रमा के आकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, धार्मिक मोक्ष का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए। स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन टोपोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवर एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, सी पशुओं का व्यवहार, डी कोशिकाओं और उत्तकों का व्यवहार। तो इसका 41 का आंसर होगा ए। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी पक्षी, कैंसर, स्तनधारी, मिट्टी। तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। न्यूमिजेमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ए सिक्कों, संख्याओं, सी टिकटों, डी अंतरिक्ष। तो यह संबंधित है सिक्कों के अध्ययन, क्वाइंस के अध्ययन को न्यूमिजेमेटिक कहा जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स मानव जाति के विभिन्न नस्ल, पौधों की अनुवांशिकी, यूरोपीय क्षेत्र के लोग, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो 44 का आंसर होगा डी। अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को यूजेनिक्स कहते हैं। ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? फलों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो 45 का आंसर होगा डी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इंडोडर्मिस रोग, डर्मिस रोग, महामारी रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 46 का आंसर होगा सी, महामारी रोग। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो महामारी रोग से के अध्ययन से संबंधित है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। 47 का आंसर होगा ए, कैलोरी में। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा तथा थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए अध्ययन किया जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो 48 का आंसर ए। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। 49 का आंसर होगा ए। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो 50 का आंसर होगा ये ओम मीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छा लगा तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री के वीडियो है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज लगाते हैं ये फिजिक्स का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। तो एम्पियर जो है यह करंट मापने की इकाई है। तो आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर है? तो ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। तो इसमें बल जो है यह वेक्टर है और सभी स्केलर हैं। ऊर्जा, तापमान, चाल क्या है? ये स्केलर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि
नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है वह। तो वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, तो वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सब जो है सदिश राशि हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि है, तो यह सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें से कौन है? बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी नहीं। तो इसमें ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है? तो सदिश राशि इसमें जो है संवेग है, मोमेंटम, ये सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। तो ये आंसर होगा इसका समतल दर्पण में। किसमें होगा इसका? समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, तो कौन सा होता है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। तो आंसर होगा इसका डी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो बनाता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। यह प्रतिबिंब, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उल्टा होता है, तो आंसर होगा ए। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता हुआ है उत्तल दर्पण, तो आंसर होगा ए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? सदा आभासी, आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षमाभि पेशियां। तो आंख में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को परितारिका तो नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटा। तो यह कैसा दिखता है? तो यह चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कौन सा है? अवतल, उत्तल, समतल। तो वह होगा समतल दर्पण में। नेक्स्ट, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक होता है। वास्तविक उल्टा, तो काल्पनिक होता है। निम्न में से कौन सा दर्पण, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो मिट्टी जो है यह लेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, लेंस के रूप में। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायप्टर, अन्य। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका कारण है अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है परावर्तन, अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन इनमें से कोई नहीं, तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, द्वारक। तो इसको कहा जाता है द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण इनमें से कोई नहीं, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इनमें से कोई नहीं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या? 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो संश्रित ये बोल सकते हैं, संश्रित प्रकाश पुंज टॉर्च से हमें प्राप्त होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो सामान्य रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, तो इसका होगा 25 सेंटीमीटर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति, दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति। आंख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अनंत पर 25 मिलीमीटर, 25 मीटर, तो इसका आंसर होगा अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य है। तो सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर इसका होगा बी। तो 32 का आंसर बी। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला रंग, बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो यह लाल रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का, शक्ति का। तो किलोवाट घंटा मात्रक जो है ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम पर मीटर, मीटर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो इसमें ओम मीटर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र अथवा मीटर। तो आंसर होगा सी, जनित्र, जिसको जनरेटर कहते हैं।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो ये होगा अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तेज धूप में आंख की पुतली सिकुड़ जाती है तो छोटा हो जाती है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? लाल, नीला, काला, पीला। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगे होते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। उसे कहते हैं अंध बिंदु। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दोनों सभी कथन सत्य हैं। तो यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल, काला, पीला, नीला। तो अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। आई होप आप लोगों को यह एमसीक्यू पसंद आया होगा। मैं इस तरह के एमसीक्यू डेली लेकर के आता रहूंगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर के आ गया हूं बिहार दरोगा के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से है। और इस बार एग्जाम का मोटो यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगाते रहिए तब तक जब तक कि एग्जाम पास ना हो जाए। पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ जो है 51 नंबर से क्वेश्चन। पहला सेट में हमने कर लिया इससे पहले 1 से 50 तक। दूसरा बायोलॉजी का सेट है जिसमें 51 से 100 तक होगा क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम या दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो कौन है? डार्विन, थियोफ्रास्टस, लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर होगा ये है 51 का सी, लिनियस। द्विनाम पद्धति या दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक लिनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बैक्टीरिया ने जीवाणु की खोज
ल्यूवेनहॉक ने किया। तो आंसर होगा 2 का सी। 53 नंबर क्वेश्चन, जिन पौधों पर वे बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते हैं। 53 क्वेश्चन का आंसर होगा बायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो याद रखिए, जिस पौधे पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं लगते, बिना फूल के ही बीज बन जाते हैं, तो आंसर होगा डी, अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं का आकार या आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छर्रूपी, कोमारूपी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जनरली जीवाणुओं का आकार छर्रूपी जैसी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरेला। तो सबसे छोटे होते हैं आकार में, वो कहलाते हैं 55 नंबर का बी, वो कहलाते हैं गोलाणु। 56, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तपेदिक बोलिए या टीबी बीमारी बोलिए, या बैक्टीरिया से होता है। पीलिया जो है ये वायरस से होता है, और चेचक भी वायरस से होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कॉलेरी, इनमें से कोई नहीं। अजीब से नाम है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो ये जो एशेरिचिया कोलाई जो है, ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्न में सबसे छोटा जीव है, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव है 59 नंबर क्वेश्चन का माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हैजा। हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं, और पेचिस, चेचक ये विषाणु के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो दूध खट्टा होता है, आपने सुना होगा। 61 का आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। और दही जमाने में किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी। तो जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं, कुष्ठ रोग होता है। 62 का आंसर होगा सी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस डी स्मिथ। तो 63 का आंसर होगा ए, इवानोव्स्की। इवानोव्स्की में खोज किया था विषाणु की खोज। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? इवानोव्स्की। 63 का ए। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। तो चेचक के टीके का विकास किया गया था किसके द्वारा? मिलिस्टिन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन, दूध के दही जमने के रूप में कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दिया हूं कि दूध से दही जमाने वाली बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो ए आंसर होगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ।
तो 66 का आंसर होगा निम्न में स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद ही बनाता है तो उसको कहते हैं शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर टिक्का रोग मूंगफली में होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आतशक, इनमें से कोई नहीं। तो HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक, तो सी होगा। HIV जो है वायरस से होने वाला डिजीज है, विषाणु द्वारा होने वाला है। इसका फुल फॉर्म होता है एड्स और HIV एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चेचक जो है यह विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। ये सारे शैवाल के नाम है। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। तो 70 नंबर क्वेश्चन 70 का याद रखिएगा। शैवाल से तो आयोडीन प्राप्त होता है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कौन से शैवाल से, तो याद रखिएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल का नाम है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 71 का आंसर होगा हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। तो 72 का आंसर होगा ए। तो विषाणु में जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। तो 73 का आंसर होगा डी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। 74 नंबर क्वेश्चन सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। सार्स 74 का आंसर होगा बी, ये जो है विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्म, विषाणु, शैवाल। तो खसरा जो है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। खसरा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। आलू में मोजैक रोग मोजैक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आलू में मोजैक रोग का कारण विषाणु है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये विषाणु द्वारा होते हैं। फूट एंड माउथ रोग पशुओं में होता है, पशु चल नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, और ये रोग ज्यादातर बरसात के महीने में होती है। 78 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सेलुलोज। शैवालों की कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कैल्प प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से, शैवाल से। 79 का आंसर होगा बी, समुद्री शैवाल से। कैल्प प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवाल से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 80 नंबर क्वेश्चन। मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, आंसर होगा सी। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर जो है शैवाल, जीवाणु, मॉस, कवक, किससे प्राप्त होता है?
तो 81 का आंसर होगा, ये सवाल से प्राप्त होता है। अगर कुछ चीज होता है जो उसको आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं क्या होता है, लेकिन प्राप्त होता है किससे, सवाल से। 81 का आंसर होगा ए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है एग्रोस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। 82 का आंसर होगा माइकोलॉजी का अध्ययन कवक के अंतर्गत आता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन व हेमीसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन, सेलुलोज। तो 83 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेलुलोज से होता है। सभी कवक सदैव होते हैं, तो क्या होते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विविध पोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं ज़ूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिलस, सास्पिकोलस। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं 86 नंबर, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोलस, ज़ूफिलस, टेरिकोलस, कोप्रोफिलस। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ए कवक, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रायोफाइट्स। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है, परमेलिया, सेक्सटिलिस, सेक्सिकोल्स। इनमें से कोई नहीं। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। तो आंसर होगा इसका सी, सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। 89 का आंसर होगा बी, इंडोकार्पन को जापानी लोग खाने के तौर में सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, 90 नंबर क्वेश्चन, रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर परमेलिया। और परमेलिया में ही क्या पाया जाता है, ये परमेलिया है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो परमेलिया। 91 क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, बीजों की प्रकृति किसमें, कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स, बायोफाइट्स। तो बीजों की प्रकृति 91 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, टेरिडोफाइट्स में बीजों की उत्पत्ति हुई। एजोला है, क्या है एजोला, एक जलीय फर्न, कवक, शैवाल, लाइकेन। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूरिया, एजोला, कोई क्लास्ट्रीडियम। 93 आंसर होगा बी, एजोला। एजोला को क्या कहा जाता है, 93 का बी, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, 94 का आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, टेरिडोफाइट्स में। इस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जिम्नोस्पर्म।
इसमें बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वन के विकास का, सिल्सीफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन का। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, शैवालों के संवर्धन का। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा, गोल्जी द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, संबंधित राइबोसोम्स द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? 97, इसका आंसर होगा सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा टीबी या तपेदिक। बोलिए, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी या तपेदिक। 98 का बी। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है? अब स्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, इनमें से कोई नहीं। 99 का आंसर होगा सी, अपस्थानिक मूल, सी होगा इसका आंसर। मूलांकर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है 100 मसूला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? 100 नंबर क्वेश्चन का मसूला जड़ें कहलाती है मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, और इस तरह की वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं डेली वीडियो लेकर के आते रहूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां पर आपको बहुत सारा सेट मिलेगा, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे केमिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस को ध्यान में रखकर हमने सेट किया है, और यह हमारा 7वां सेट है। तो लगाते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री का। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है? तो क्रिस्टलन विधि किसके अंतर पर आधारित है? तो ए घनत्व, बी वाष्पशीलता, सी क्रिस्टलीय आकार, डी विलेयता। तो इसका आंसर होगा डी, विलेयता के अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर डैश प्राप्त होते हैं? समांगी मिश्रण, बी विसमांगी मिश्रण, सी यौगिक, डी उपदा। तो इसका आंसर होगा सी, यौगिक। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रम से कितना है? 1:8, 2:8, 8:1, 8:2। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु भार और ऑक्सीजन का 16, 2:16 करने पर हमें कट करके 1:8 निकलेगा। तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन द्रव धातु है? ब्रोमीन, जल, मरकरी, फास्फोरस। तो इसमें धातु जो है वो मरकरी धातु है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, मरकरी, आयरन, ऑक्सीजन। तो इसमें आर्सेनिक जो है यह उपधातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? टूथपेस्ट, चीनी, सीमेंट, कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें चीनी जो है यह यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? कांसा, एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम। यहाँ पर एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम तत्व है,
लेकिन कासा तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो इसमें कौन सा मिश्रण है? तांबा, पीतल, जस्ता, सोना। तो सोना, जस्ता, तांबा ये तो तत्व है, ये मिश्रण है, तो पीतल जो है यह मिश्रण है। निम्नलिखित में से वायु क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व और धातु। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा वायु एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें केवल दो तत्व उपस्थित हैं? चाय, कॉफी, जल, चीनी। तो मैं आपको बता दूं कि कॉफी में केवल दो तत्व उपस्थित हैं, तो आंसर होगा 10 का बी। कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? लकड़ी का कोयला, पशु लकड़ी का कोयला, चीनी का कोयला, नारियल का कोयला। तो इसका आंसर होगा ए, लकड़ी का कोयला। 11 क्वेश्चन नंबर, आंसर होगा लकड़ी का कोयला। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तांबा, चांदी, निकल। बी, जस्ता, तांबा, निकल। सी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। डी, चांदी, जस्ता, निकल। तो इसका आंसर होगा जर्मन सिल्वर। याद रखिएगा, नाम तो जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर है ही नहीं। जस्ता, तांबा और निकिल, इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में धातु है, वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? बहुत कठिन पदार्थों को काटना, मूर्तियों की जातियां बनाना, पानी और तालाबों को कीटाणु रहित करना, सीमेंट और कांच बनाना। तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है बहुत कठिन पदार्थों को काटने के लिए। तो आंसर होगा 14 का ए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, हेमेटाइट, रूटाइल। तो रेडियम का जो है यह किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पिच ब्लेंड। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है? तो अंतरिक्ष का विमान जो बनाते हैं उसकी खिड़कियों में वह उसका प्रयोग होता है, तो कौन सा है? वह हीरा है, टंगस्टन है, सीसा है, इस्पात है। तो इसका आंसर होगा कि वह पदार्थ हीरा है, जो कि स्पेस शटल की खिड़कियां बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 10 आयतन H2O2 की मोलरता है। तो आपको फार्मूला से निकालना होगा, मोल मोलरता का फार्मूला मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी फिलहाल इसका आंसर होगा 0.89 m। ड्यूट्रोमेथेन बनाने हेतु D2O निम्न में से किस यौगिक से विक्रिया करता है? Al4C3, CaCO2, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूट्रोमेथेन बनाने हेतु D2O, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, Al4C3 से विक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा अम्लीय मोर लवण के मध्य अनुमापन डाइफेनल एमीन सूचक की सहायता से किया गया। प्रति मोल डाइक्रोमेट अनुमापन हेतु मोर लवण के मोल कितने होंगे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी 6। नेक्स्ट, क्षारीय माध्यम से 1 मोल KI द्वारा अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या कितनी है? 1, 2, 5, 1/5। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है। नेक्स्ट, KBF4 में B का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? A+3,
B+2 C+4 D-3। तो 21 का आंसर होगा A +3। बी का ऑक्सीकरण कितना होगा? +3 होगा। नेक्स्ट 22, 1 मोल सल्फाइड आयन के अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी? A 2/5, B 3/5, C 4/5, D 1। तो 22 का आंसर होगा A 2/5 मोल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ अम्लीय विलयन में पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी? तो 23 का आंसर होगा 2/5, 3/5, 4/5, 1। तो इसमें होगा B 3/5। KCO4 में कोबाल्ट का ऑक्सीकारक अम्ल कितना होगा? 24 +1 +3 -1 -3। तो इसका आंसर होगा C -1। कौन सा हेलोजन अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है? तो इसका आंसर होगा HCl, HBr, HI, HF। तो आंसर होगा इसका C HI। नेक्स्ट, पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग क्या लाया जाता है? तो पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग लाया जाता है एथेनॉल, फिनॉल, मोम, सिरका। तो 26 का आंसर होगा A। तो एथेनॉल का उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट, डेक्रोन एक संश्लेषित रेशा है। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक हैं फिनॉल तथा 1,3-ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन तथा फिनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थेलिक अम्ल। इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर होगा C एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थेलिक एसिड। प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक कौन सा है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, क्लोरोप्रीन। इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक आंसर A आइसोप्रीन है। नायलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त होती है एपिडिक अम्ल, एथिलीन, कैप्रोलैक्टम, विनाइल क्लोराइड। तो नायलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का यूज होता है। 29 का आंसर C। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, CO+N2। आंसर गोइंग टू ए। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक का कार्य करता है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, फ्लोरीन एवं ग्रेफाइट। फ्लोरीन होगा यहाँ पे, फ्लोरीन एवं ग्रेफाइट। तो यहाँ पे स्नेहक का कार्य करता है आंसर A ग्रेफाइट। नेक्स्ट, हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? चतुष्फलकीय, षटकोणीय, अष्टफलकीय, वर्गाकार। 32 का आंसर होगा हीरे की संरचना का आकार चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? A 4, B 6, C 8, D 12। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा B 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु संख्या। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। इनमें से कोई नहीं। 34 जैव उत्प्रेरक, तो ये हो जाएगा C एंजाइम। तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का गुण नहीं है?
उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है। उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो 35 का आंसर होगा ए। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है या कर सकती है। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को घटाना है, परिवर्तित करना है और परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर होगा बी। उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटा या बढ़ा दोनों कर सकती है, तो यहाँ पर होगा परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर। चांदी के आभूषणों को लंबे समय बाद काला पड़ जाना प्रक्रिया है कौन सा? रासायनिक, भौतिक, ऑक्सीकरण एवं रासायनिक अपचयन। तो चांदी का आभूषण को लंबे समय के बाद काला पड़ जाना कौन सी विक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हो जाएगा ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, ये दोनों विक्रियाएं। नेक्स्ट, शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में बदल जाता है, यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संश्लेषण, ऑक्सीजन, विद्युत अपघटन, डी अपचयन। 38 का आंसर होगा सी, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है विश्लेषण अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, संश्लेषण अभिक्रिया का संश्लेषण। 39 आंसर होगा सी, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया तो है ही, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक सूंघने पर मौत हो सकती है क्योंकि यह विषैली होती है, रुधिर में ऑक्सीजन प्रवाह को रोक सकती है या रोकती है, इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, रक्त प्रवाह को बहुत प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह गैस रुधिर में ऑक्सीजन की प्रवाह को रोक देती है, जिससे कि आदमी की मृत्यु हो सकती है। और यह गैस कहां से निकलती है? मोटर वाहनों से निकलती है, जब इनकम्प्लीट बर्न ऑफ फ्यूल होता है, जब फ्यूल अच्छी तरह से नहीं जलता है तो हमें गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो 40 का आंसर होगा बी, जिसके सूंघने से आदमी की मौत हो सकती है। इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना होती है रेखीय, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार। 41 का आंसर होगा ए। ए का मतलब रेखीय। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु संरचना कैसी होती है? तो रेखीय होती है। 41 का आंसर ए। नेक्स्ट, किन आयनों के कारण जल में कठोरता होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोडियम, कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम पोटेशियम। तो 42 का आंसर होगा ए, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो 42 का आंसर होगा कैल्शियम मैग्नीशियम। किस तत्व में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है? चारकोल, कार्बन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट। तो सबसे अधिक श्रृंखलन की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? आंसर 43 का होगा कार्बन। कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। रासायनिक रूप से कार्बन होता है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, वसा अम्लों के सोडियम लवण, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन। तो रासायनिक रूप से साबुन होता है वसा अम्लों के सोडियम लवण। नेक्स्ट, वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर प्राप्त होता है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन ब्लैक। तो वायु को सीमित मात्रा में हाइड्रोजन को जलाने पर प्राप्त होता है। तो इसका 45 का आंसर होगा कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट,
शुष्क बर्फ क्या है? शुद्ध जल, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है? क्वथनांक से, क्रिस्टल संरचना से, गलनांक से, निम्न में से कोई नहीं। तो 47 का आंसर होगा ए, क्वथनांक से। एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण तो क्वथनांक से किया जाता है। एक अशुद्ध कार्बनिक द्रव का क्वथनांक उसी शुद्ध कार्बनिक द्रव के क्वथनांक से अधिक होता है, समान होता है, कम होता है, सभी गलत है। तो 48 का आंसर होगा अधिक होता है, तो आंसर 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बनिक द्रव का आसवन होता है। एक कार्बनिक द्रव का आसवन होता है उसके क्वथनांक पर, उसके गलनांक पर, क्वथनांक से कम ताप पर, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा ए, उसके क्वथनांक पर। एक कार्बनिक द्रव का आसवन उसके क्वथनांक पर होता है। नेक्स्ट, एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? साधारण आसवन, प्रभावी आसवन, भाप आसवन, कम दाब पर आसवन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमारे चैनल को विजिट करिए और वहां पर हमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका वीडियो आपको मिलेगा। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।